हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स का लास्ट पार्ट, जो कि है अनपेड सेलर्स। अनपेड सेलर जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 45 से लेकर 54 के बीच में डिस्कस किया गया है। अब अनपेड सेलर किसको कहेंगे, ये नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा सेलर जिसको अभी तक पेमेंट नहीं मिला। ठीक है, उसने जो सामान सेल किया उसका पेमेंट अभी तक उसको नहीं मिला। तो एक्ट के हिसाब से दो सिचुएशन है जिसमें सेलर को अनपेड सेलर कहेंगे। पहला है उसे अपना प्राइस नहीं मिला सामान के लिए, या तो हाफ प्राइस नहीं तो फुल प्राइस, अभी तक उसे पेमेंट नहीं मिला है बाय द बायर। और दूसरा है बायर ने उसे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था। वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, चेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिससे कि बायर पेमेंट कर रहा था, लेकिन जब सेलर उसको पेमेंट के लिए लेकर जाता है तो वो डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, तो डिसऑनर हो गया तो उसका भी वही मतलब है कि सेलर को पेमेंट नहीं मिला। तो इन दोनों सिचुएशंस में जो सेलर है वो अनपेड रह गया, उसे अपना पैसा नहीं मिला। अब ये जो अनपेड सेलर है उसको बायर से अपना प्राइस निकलवाने के लिए, अपने प्राइस को वापस लेने के लिए कुछ तो करना होगा। तो लॉ उसे दो तरह के राइट्स देता है। एक देता है गुड्स के ऊपर। ठीक है, सेलर ने जो गुड्स बेचा था वो भी तक बायर लेकर नहीं गया है, सेलर के पास है, तो उस गुड्स के ऊपर कुछ राइट्स है अनपेड सेलर के। और दूसरा अनपेड सेलर के राइट्स होंगे बायर के अगेंस्ट में। तो पहला गुड्स के अगेंस्ट में जो राइट है वो है राइट ऑफ लियन या रिटेंशन। तो लियन, अगर आपने मेरे बाकी सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा कि लियन का मतलब होता है रिटेन करना या विदहोल्ड करना। अब सेलर ने जो सामान बेचा था बायर को, उसका फिजिकल पोजेशन अभी तक सेलर के पास है, वो सामान अभी तक सेलर के पास रखा हुआ है। और ये राइट ऑफ लियन सिर्फ अगर पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं हुआ है उसके लिए ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर सेलर क्या करेगा, बायर को बोलेगा कि तुम प्राइस नहीं पे करो, कॉन्ट्रैक्ट में जो डेट दिया गया था वो डेट आ चुका है, तुमने अभी तक प्राइस नहीं पे किया है, तो मैं तुम्हें सामान को ले जाने नहीं दूंगा, तुम्हें डिलीवरी भी नहीं दूंगा, पहले प्राइस को पे करो फिर तुम सामान ले जा सकते हो। ये क्या हुआ, ये राइट ऑफ लियन हो गया। प्राइस नहीं पे करने की वजह से सेलर जो है वो बायर को सामान नहीं दे रहा हो तो इसे राइट ऑफ लियन कहते हैं या रिटेंशन कहते हैं। अब किन सिचुएशंस में इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है? तो पहला तो है कि जहां पर क्रेडिट पे सामान नहीं दिया गया था, उधार पर सामान नहीं दिया गया था। ठीक है, सामान उधार पे नहीं दिया गया था लेकिन फिर भी बायर जो है वो पेमेंट नहीं कर रहा है प्राइस का। सेकेंड है सामान उधार पे दिया गया था, क्रेडिट पे दिया गया था, लेकिन क्रेडिट का जो टर्म्स एंड कंडीशन था वो अब एक्सपायर हो चुका है, पेमेंट का डेट भी आ चुका है, फिर भी जो बायर है वो पेमेंट नहीं कर रहा हो। और थर्ड है जहां पर सेलर को पता चल जाता है कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है और उसके पास और कैपेसिटी नहीं है कि वो उस सामान के लिए पे कर सके। तो इन तीनों सिचुएशन में राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है सेलर। अब चार सिचुएशन है जहां पर वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। पहला है अगर सेलर ने किसी कैरियर को या बेली को सामान दे दिया हो कि तुम जाकर बायर तक पहुंचा देना, तो उस सिचुएशन में राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है बायर। अब जहां पर बायर या उसका कोई एजेंट आकर सामान लेकर चला गया हो पहले से ही, वहां पर राइट ऑफ लियन नहीं हो सकता है। या सेलर ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पर ये बोला हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के वक्त बोला हो कि मैं राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं करूंगा तुम अगर पेमेंट नहीं करते हो प्राइस का फिर भी। तो इन सारे सिचुएशंस में जो राइट ऑफ लियन है वो एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता अगर प्राइस नहीं दे रहा है बायर फिर भी। इसके बाद है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये सेकेंड राइट है सेलर का। अब ट्रांजिट में जब सामान है, किसी डिलीवरी वाले को, किसी कैरियर को सामान दे दिया गया है बायर तक पहुंचाने के लिए, तो बीच में सेलर उस डिलीवरी वाले को इन्फॉर्म कर सकता है कि तुम्हें सामान डिलीवर नहीं करना है, मुझे सामान वापस लाकर दे दो। ठीक है, और उसके बाद उस सामान को जो सेलर है वो अपने पास रखेगा जब तक बायर उसे प्राइस पे नहीं कर देता। किन किन केसेस में एक्सरसाइज किया जा सकता है? सेलर जो है वो मस्ट बी अनपेड सेलर होना चाहिए, उसका प्राइस नहीं पे किया जा रहा है और उसने अपने जो गुड्स था, ठीक है, जिस गुड्स के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको किसी भी डिलीवरी एजेंट को या कैरियर को दे दिया।
और गुड्स जो है वो ट्रांजिट में है, रास्ते में है, डिलीवर होने के रास्ते में है। या फिर बायर को रास्ते में जब उसने सामान दे दिया है डिलीवरी वाले को और तब उसे पता चलता है कि गुड्स अभी पहुंचे नहीं है, रास्ते में ही है और जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास पेमेंट की कैपेसिटी नहीं है, तो वो फिर अपने सामान को वापस मंगवा सकता है और डिलीवरी वाले को इन्फॉर्म कर सकता है कि तुम्हें सामान को डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, सामान मुझे वापस ला कर दे दो। उसके बाद कुछ सिचुएशन है जहां पर ये जो राइट है वो एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। बायर जो है वो डिलीवरी ले चुका हो, अब बायर को जब सामान मिल चुका है तो ऑब्वियसली उसको रोक नहीं सकता है सेलर। कैरियर ने सामान एक्नॉलेज कर लिया हो कि वो बायर को डिलीवर करने के लिए निकल चुका है। डिलीवरी टू द शिप, जो शिपमेंट एजेंसी है वहां तक वो डिलीवर हो चुका हो, या शिप से अगर सामान डिलीवर हो रहा हो तो शिप पे सामान को लोड कर दिया गया हो। जो कैरियर था या डिलीवरी बॉय है, वो रॉन्गफुली डिनाई करता हो बायर को कि मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा, तो इन सारे सिचुएशंस में स्टॉपेज इन ट्रांजिट काम नहीं करता है। अब बायर ने पेमेंट नहीं किया था तो इसलिए या तो सेलर ट्रांजिट में उसको स्टॉप कर सकता है, सामान को वापस मंगवा सकता है, डिलीवरी करवाने से मना कर सकता है, राइट टू लियन एक्सरसाइज कर सकता है, सामान को अपने पास ही रख सकता है, डिलीवर करने नहीं देगा। और क्या कर सकता है, वो सामान को बेच भी सकता है। ठीक है, अब गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर के हैं, जल्दी खराब होने वाले हैं, तो वो बायर को बिना इन्फॉर्म किए भी गुड्स को बेच सकता है अगर बायर रीजनेबल टाइम पर पैसे का पेमेंट नहीं कर रहा हो। फिर वो बायर को नोटिस दे सकता है कि तुम इतने देर तक तुमने पैसे नहीं पेमेंट किया है, या तुम अभी भी रिपीटेड कॉल्स के बाद भी तुम पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो अब मैं तुम्हारे लिए सामान नहीं रखने वाला है, उसको मैं किसी और को बेच रहा हूँ। और या फिर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ हो कि अगर इतने दिनों तक पैसे का पेमेंट नहीं होता है बायर की तरफ से, तो जो सेलर है वो सामान को किसी और को बेच सकता हो। तो इन सारे कंडीशंस में राइट ऑफ रीसेल अनपेड सेलर के पास होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं कि जैसे अगर बायर को नोटिस नहीं दिया गया हो रीसेल करने के बारे में, तो अनपेड सेलर जो है वो कोई डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकता है बायर से, और बायर इंटाइटल्ड होगा फॉर ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द सेल। ठीक है, बिना नोटिस दिए हुए सेलर अगर बायर का सामान किसी और को बेच दे रहा है और फिर बायर आकर अपना प्राइस पे कर दे रहा है, तो सेलर को सामान बायर को ही देना पड़ेगा और कोई डैमेजेस वो बायर से क्लेम नहीं कर सकता है। अनपेड सेलर कैन रिकवर फ्रॉम बायर द बैलेंस अमाउंट इफ एनी ऑन रीसेल, और अगर रीसेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है बायर को और उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन या कुछ पार्ट पैसा अभी भी बचा हुआ है जो सामान को रीसेल करने से भी सेलर को नहीं मिल रहा है, तो भी वो जो पैसा बचा हुआ है उसके लिए लायबल बायर होगा। If notice has been given to buyer, then profits origin out of sale of goods won't be shared with buyer. Only seller will hold the samples. अब अगर नोटिस दे दिया था बायर ने कि मैं तुम पैसे देने नहीं आ रहे हो, मुझे पेमेंट नहीं करो, अब मैं ये सामान दूसरे को बेच रहा हूँ, तो वैसे कंडीशन में बायर को कुछ भी नहीं मिलेगा, सामान को बेचकर जितना भी पैसा मिलेगा वो सेलर का हो जाएगा। अब सेलर के पास एक और ऑप्शन है, राइट्स टू विदहोल्ड डिलीवरी, डिलीवरी करने से मना करना। तो ये कब किया जा सकता है, जब गुड्स में जो प्रॉपर्टी है वो पास ऑन नहीं हुआ हो बायर को। ठीक है, प्रॉपर्टी पास ऑन कैसे होता है उसके लिए आप थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, ये सारी चीजों को आप देखो तो आपको समझ आएगा। और ये विदहोल्डिंग ऑफ डिलीवरी, पहले जो हमने 3 राइट्स पढ़े सेलर के, उनके साथ में भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। और जहां पर प्रॉपर्टी अभी तक पास ऑन नहीं हुआ है बायर को, वहां पर राइट्स ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट के साथ में डिलीवरी विदहोल्ड करने का राइट सेलर के पास में होता है। अभी तक हमने देखा कि गुड्स के साथ में अनपेड सेलर क्या क्या कर सकता है। अब हम देखेंगे कि बायर के साथ में अनपेड सेलर क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो वो सूट फाइल करेगा प्राइस के लिए, क्योंकि जो बायर है वो प्राइस नहीं पे कर रहा है। तो कहाँ कहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, जब जो प्रॉपर्टी है वो बायर को पास ऑन हो चुका है और फिर भी बायर जानबूझकर पैसे पे नहीं कर रहा हो। या फिर कब कर सकता है, जो प्रॉपर्टी है वो पास ऑन नहीं हुआ है अभी बायर को, लेकिन पेमेंट का डेट आ चुका है। ठीक है, और पेमेंट कंप्लीट नहीं कर रहा हो बायर, तो वैसे केस में प्राइस के लिए सू कर सकता है सेलर बायर को। अब नेक्स्ट उसके पास ऑप्शन है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस, अगर बायर डिलीवरी नहीं ले रहा है प्रॉपर टाइम पर और पैसे भी नहीं पे कर रहा है, तो उस सिचुएशन में डैमेजेस के लिए फाइल कर सकता है। जो सेलर को खर्च आएगा सामान डिलीवर करवाने में, सामान का जो कॉस्ट होगा, उन सारी चीजों के लिए डैमेजेस का सूट फाइल कर सकता है
seller against the buyer. अब एक और तरह का सेल होता है जिसको कहते हैं ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल क्या है? ऑक्शन सेल सेक्शन 64 में डिस्कस किया गया है, जहां पर ऑक्शन सेल का मतलब है नीलामी करना. ठीक है, जहां पर बोली लगाई जाती है, बिड किया जाता है एक सामान के लिए, और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म कर लिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या मॉडल है? यहाँ पर मॉडल है प्रॉपर्टी को इस तरह से सेल करने का, जहां पर लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप आओ, बिडिंग में बैठो और प्रॉपर्टी के लिए बिड करो, बोली लगाओ, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा सामान उसको ही बेचा जाएगा. पब्लिक सेल है, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है और कोई भी आकर वहां पर बिडिंग कर सकता है. और जो ऑक्शनियर है, जो पर्सन ऑक्शन करता है, कौन बोली लगा रहा है उसको देखता है, बोली को फाइनल करता है, उसको ऑक्शनियर कहते हैं. तो यहाँ पिक्चर में आप जिस पर्सन को हैमर के साथ देख रहे हो वो ऑक्शनियर होता है. तो ऑक्शनियर जो है वो सेलर का सिर्फ एजेंट होता है. ठीक है, उसके साथ उसका सेलर के साथ प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है. और ऑक्शनियर का ड्यूटी है कि वो एक वैलिड टाइटल पास ऑन करेगा टू द बायर, और जो सेलर है उसका अगर टाइटल में कोई डिफेक्ट था तो उस चीज से ऑक्शनियर का कोई लेना देना नहीं होगा. उसका काम है सिर्फ उस सामान को नीलामी करना. अब यहाँ पर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं. अगर लॉट्स में गुड्स सेल किया जा रहा है, ठीक है, जैसे लेट्स से अगर मैंगो का नीलामी हो रहा है और बहुत सारा मैंगोज है, 2 क्विंटल 3 क्विंटल मैंगो है, और उसका अलग अलग एक एक टोकरी में अलग अलग पैकेजिंग है, तो वो एक टोकरी जो होगा वो एक लॉट होगा और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आएगा. दूसरा है, सेल कब कंप्लीट होता है ऑक्शन में? जब ये पिक्चर में आप हैमर देख रहे हो, वो ऑक्शनियर अपने टेबल पर उसको बजाएगा और बोलेगा कि ये जो बिड है ये फाइनल है, इसी प्राइस पर इसको लॉक किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, और इसी प्राइस पे इस सामान को बेचा जाएगा. अब सेलर जो है वो राइट टू बिड किसी पर्सन के लिए या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए रिजर्व भी कर सकता है कि वो किस तरह के लोगों को अपना सामान बेचना चाहता है, उनको ही वो बिडिंग के लिए इनवाइट करेगा. और अगर वैसा कोई राइट रिजर्व नहीं है तो ऑक्शनियर जो है वो जानबूझ के किसी अपने फेवरेट पर्सन का बिड नहीं यूज करवा सकता है या उसको प्रेफरेंस दे सकता है. जो बिड हाईएस्ट बिड होगा या जिस तरह से बिडिंग का रूल्स रखा गया है, उस रूल्स को फॉलो करके ही ऑक्शनियर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म करना होगा. सेल जो है वो किसी रिजर्व प्राइस से शुरू हो सकता है. जैसे जो ऑक्शनियर है वो ये कह सकता है कि बोली जो है वो 10 रुपए से शुरू होगी या 100 रुपए से शुरू होगी या 1 लाख से शुरू होगी. ठीक है, उसका राइट ऑक्शनियर के पास होता है. और अगर सेलर प्रिटेंडेड बिडिंग यूज करता है, प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब पब्लिक के बीच में अपने लोगों को बैठा देगा, जो लोग जानबूझकर हायर प्राइस पर बोली लगाएंगे ताकि जो एक्चुअल बायर्स हैं वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बोली लगाएं. तो वैसा अगर सेल होता है और बायर को पता चल जाता है कि इस तरह का कुछ काम हो रहा है इस तरह के बिडिंग में, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा वो वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द बायर. तो वो पर्सन जो फाइनल बायर होगा वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रख भी सकता है, चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकता है. सेल ऑफ गुड्स के पूरे चैप्टर में यही इतना कंटेंट था. यही आपको याद रखना है अपने किसी भी एग्जाम्स के लिए. और आई होप ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा. प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने व्यूज हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.